नहीं, ये खाना मैंने बनाया है और ये फालतू का क्रेडिट खा रही है माँ जी। अरे गुलाब जामुन बनाना तो क्या, इसे तो शाही खीर भी ठीक से बनानी नहीं आती। आई बड़ी, ज्यादा मत बोल रिया। और माँ जी, ये नालायक रिया झूठ बोल रही है। ये सारे पकवान और खास करके ये गुलाब जामुन मैंने ही बनाए हैं। आप मेरा विश्वास कीजिए माँ जी। सिया की बच्ची, सबकी तारीफें पाने के लिए और कितना गिरेगी तू? तुझ जैसी चुड़ैल को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। क्या? तूने मुझे चुड़ैल कहा? तो फिर तू डायन। अरे जाकर अपनी आईने में शक्ल देख। तुझे पहले भी कुछ भी नहीं आता था, पर उसके बाद तुझे सब मैंने सिखाया था। 2 मिनट ही सही, पर मैं तुझसे बड़ी हूँ। ना जाने भगवान ने तुझे मेरी शक्ल क्यों दे दी। तेरी शक्ल के सिवाय तुझ में और कुछ भी अच्छा नहीं है। अरे तू तो धरती पर बोझ है, बोझ। तुम दोनों की दोनों बस भी करो। कब से लड़ी जा रही हो? सगी जुड़वा बहनें ही हो ना, या फिर कोई जानी दुश्मन? अरे इतना तो दुश्मन भी नहीं लड़ते जितना कि तुम दोनों लड़ती रहती हो, वो भी हर रोज। और नहीं तो क्या। तो फिर ये मेरे बनाए हुए खाने को ऐसा क्यों कह रही है? ये सारा खाना इसी ने बनाया है। इसने तो कुछ भी नहीं बनाया। इस कदी को तो बस मुफ्त का क्रेडिट लेना ही आता है। जुड़वा जो है मेरी। ठीक है फिर, अगर ऐसा ही है तो कल से सारा खाना तू ही बनाया कर। तू तो महान है ना, तो अब सारे काम तू ही कर। क्यों? सारे काम करने का ठेका मैंने ही लेके रखा है क्या? तू ही कर सारे काम, मुझे मत बोल। मायके में तो मेरा जीना दुश्वार करके ही रखा था, और अब यहाँ ससुराल में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मनहूस कही कि हाँ हाँ नहीं छोड़ूंगी। तेरा पीछा कर करके एक दिन तेरा सारा खून पी जाऊंगी। भाभी, माँ जी, अब से मैं रसोई का काम नहीं करने वाली। इस मास्टर शेफ से ही करा लो सारा काम, क्योंकि खाना बनाना तो केवल इसे ही आता है ना। हम तो यहाँ पर बेवकूफी बैठे हैं। अरे तू क्या मेरे साथ काम नहीं करेगी? मुझे ही तुझ जैसी चल कुकड़ी और शैतान औरत के साथ कोई काम नहीं करना। और अब से मैं भी कोई काम नहीं करने वाली। जाओ तेल लेने। इतना कहकर दोनों बहनें अपने कमरे में चली जाती हैं। ये सब क्या चल रहा है सुरभि? मेरा तो सिर चकराने लगा है। पता नहीं मेरे दोनों बेटों को इनमें क्या पसंद आ गया। जब से इस घर में आई है, तब से घर में कलेश पे कलेश होते जा रहा है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मेरे होते हुए भी ये सब हो रहा है, जबकि मुझे इन झगड़ों को ठीक करना चाहिए। लेकिन ये तो दिन ब दिन बस बढ़ते ही जा रहे हैं। वही तो। अब देख, कल हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं। वो भी एक दो नहीं, पूरे 10 से 12 लोग आने वाले हैं। लेकिन अब तो इन नालायकों का झगड़ा हो गया है, तो कल को खाना कौन बनाएगा? आप चिंता मत कीजिए माँ जी। उन दोनों के आने से पहले भी घर का सब कुछ मैं ही संभाला करती थी, और अब कल भी मैं आपका नाम खराब नहीं होने दूंगी। केवल 10 से 12 ही मेहमान है ना, तो सारा खाना बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। सच में बेटा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। बस मेरी किस्मत छोटी बहुओं के मामले में फूट गई है। अगर वो दोनों भी अच्छी रहती, तो ये घर कोई लड़ाई या कुश्ती का अखाड़ा नहीं होता, बल्कि सही मायनों में मंदिर के समान हो जाता। हाँ माँ जी, ये बात तो आपने एकदम सही कही। फिर अगले दिन 10 से 12 मेहमानों का खाना सुरभि खुद ही बनाती है। ऐसे ही 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। वो रिया और सिया घर का कोई काम नहीं करती, और ना ही वो एक दूसरे की शक्ल देखती है। अरे सिया, ये रिया कहाँ पर है? वो खाना खाने नहीं आएगी क्या? अरे भाभी, मैं ही रिया हूँ। हे भगवान, सॉरी हाँ। तुम दोनों में कभी कभी मुझे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अरे कोई बात नहीं भाभी, ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं, बल्कि सबके साथ होता है। वैसे वो बेवकूफ खाना खाने आएगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो उसके साथ खाना खाने से रही। मुझे तो उसकी वो बंदरिया जैसी शक्ल देखनी ही नहीं है।
अरे छोड़ दो ना इतना गुस्सा। तुम दोनों तो सगी बहनें हो, एक ही खून है तुम्हारा, इसलिए इतनी नफरत अच्छी नहीं होती। ये जीवन बहुत अजीब है, आज है कल नहीं। इसीलिए जितने भी पल हैं उन्हें हंसी खुशी जीना चाहिए। इस ज्ञान की जरूरत उसे है भाभी। वो आप प्लीज उसे ही जाकर ये ज्ञान दो। मुझे सब पता है, क्योंकि मैं उससे ज्यादा समझदार हूँ। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, इसकी शुरुआत उसी ने की थी। इसीलिए अब मैं कोई भी समझदारी नहीं दिखाने वाली। मुझे तो उससे कोई बात ही नहीं करनी। ऐसे ही एक दिन जब सुरभि बाहर खरीदारी करने जाती है, तभी वो वहां पर रिया और सिया को साथ में पानी पूरी खाते हुए देखती है। अरे ये क्या, तुम दोनों यहाँ पर, वो भी इतने मजे से पानी पूरी खा रही हो। अभी सुबह तक तो दोनों को एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी थी ना। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जो तुम दोनों एक हो गई? दरअसल भाभी, वो दरअसल यही आई थी मेरे पास माफी मांगने। इसलिए मैंने सोचा कि इसके साथ दुश्मनी क्या ही पालूं। आखिरकार ये मेरी बहन जो है, और इसीलिए मैंने इस पगलेट को माफ कर दिया। और फिर इसे यहाँ पर मैं पानी पूरी खिलाने लेकर आ गई। अरे चुप कर, मैंने कब माफी मांगी तुझसे? सिया कभी किसी से माफी नहीं मांगती, समझी कि नहीं? और भाभी, ये लड़की एक नंबर की दोगली है। इसके लिए इसका ईगो बहुत बड़ा है। और मैं सच कह रही हूँ, मैं इसके पास माफी मांगने नहीं गई थी। ये खुद ही आई थी मेरे पास। फिर मैंने इसे माफ कर दिया। क्या? अरे ओ चुड़ैल, मैंने तुझसे माफी नहीं मांगी। झूठ बोलना बंद कर। तुझसे माफी मांगे मेरी चुत्ती। देखो, तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाओ। और माफी कोई भी क्यों ना मांगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों बहनें साथ में खुश हैं, बस यही मायने रखता है। पर भाभी, आपने देखा ना कि इसने क्या कहा? माफी मांगे मेरी चुत्ती। अरे ऐसी कैसी है तू? अरे मैं जैसी भी हूँ, तुझसे तो 100 गुना ज्यादा अच्छी हूँ। भूतनी कही कि तेरा ना अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। रुक जा, आज तो तेरी सारी होशियारी में उतार के ही रहूंगी। फिर सिया रिया को मारने लगती है, और रिया भी सिया को बदले में दे दनादन मारने लगती है। और ये सब होते हुए देखकर सुरभि अपना सिर पकड़ लेती है। अरे बाबा बस भी करो, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? रिया, सिया, अरे कोई तो रोको इन पागल औरतों को। जैसे तैसे उस झगड़े को लोग शांत कराते हैं। फिर घर जाने के बाद तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? देखा ना तुमने, वहां पर कितनी भीड़ जम गई थी। अरे लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? जरा अपनी और अपने ससुराल की इज्जत का लिहाज रखो। देखिए भाभी, हर बार की तरह इस बार भी शुरुआत इसी ने की थी। इसलिए मैंने भी इसे अच्छे से कूटा। अरे तूने क्या कूटा मुझे? कूटा तो मैंने ही तुझे। और अगली बार मुझसे अगर वापस पंगा ले लिया, तो मैं तुझे इससे भी ज्यादा कूटूंगी। इसीलिए पंगा लेने के बारे में सोचना भी मत। फिर ये अपनी ये दो कौड़ी की धमकियां कहीं और जाकर देना। मेरे सामने तेरा कुछ भी नहीं चलेगा, समझी कि नहीं? अरे चुप रे, तेरी तो आवाज भी कितनी घटिया है। जो कुछ भी बोलती है वो कानों में बस चुभता ही रहता है। एक थप्पड़ मार के तेरे कान चेक करती हूं मैं। देखा? अरे तुम दोनों तो फिर से शुरू हो गई। अब बस भी करो। और कितना लड़ोगी तुम? अरे तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि दोनों को सीधे पागल खाने भेज दूं। तुम्हारी सही जगह तो वहीं पर है। यहाँ नॉर्मल लोगों के साथ रहने के लायक ही नहीं हो तुम। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन मजाल है कि दोनों बहनों के झगड़े कम हो। ऐसे ही एक दिन जब रिया का पति ऋतिक ऑफिस से आता है, तभी ये देखो बेबी, तुम्हारे लिए मैं ये गुलाब और गजरा लाया हूँ। आज तो तुम इस ड्रेस में बहुत हॉट लग रही हो। साथ में ये गजरा भी पहन लो, इससे तुम्हारी खूबसूरती पर चार चांद लग जाएंगे। हम्म अरे पहले खा लो फिर बात करो। तुम चबाने में ही 5 मिनट लगा देती हो। एक काम करता हूँ,
मैं ही तुम्हारे बालों में ये गजरा लगा देता हूँ। जरा पीछे की तरफ घूमो। हम्म। आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, रिया। अरे बाबा, मैं रिया नहीं, सिया हूँ। क्या? ये सुनते ही ऋतिक झट से 2 कदम पीछे चला जाता है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो सिया। मुझे तो पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं ऋतिक। दरअसल मैंने जो ड्रेस पहना है हूबहू ऐसा ही ड्रेस एक रिया के पास भी है। शायद इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हुआ होगा। उतने में ये सब वहां पर आई रिया देख लेती है। चुप रहे सिया। तूने ये सब जानबूझकर ही किया होगा ना? क्योंकि तू चाहती ही है कि मेरे कमरे में आकर मेरे पति पर टोरे डाले। अरे ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? अरे ओ बेल बुद्धि, तेरी अकल खास चढ़ने गई है क्या? होश में भी है तू? ये क्या बकवास पके जा रही है? ऋतिक मेरा चीजा समान है। वो तो मेरे कमरे का ऐसे काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। अरे पूरे कमरे में तुझे मेरे कमरे का ही एसी मिला था क्या? तो ये फालतू की कहानियां बनाना बंद कर दे। मैं तो तुझे अच्छे से जानती हूँ कि तू कितनी बड़ी खिलाड़ी है। देख रिया, मैं तुझे कह दे रही हूँ कि तू बहुत ज्यादा बोल रही है। जरा अपनी हद में रह, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे मैं तो अपनी हद में ही हूँ, लेकिन तू ही अपनी हद पार कर रही है, बेशरम कही की। इस तरह फिर एक बार दोनों बहनें शुरू हो जाती हैं और इस बार ऋतिक बेचारा उन दोनों के बीच फंस जाता है। फिर एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता, तभी सुरभि बाहर आकर देखती है कि दोनों बहनें मस्त मजे में साथ बैठकर टीवी देख रही हैं। कल जब मैंने इन्हें घर की सफाई करने के लिए कहा, तब दोनों ने मुझे मना कर दिया। दोनों अपने झगड़ों का बहाना देने लगी और अब यहाँ पर मस्त मजे में गप्पे मारते हुए दोनों टीवी देख रही हैं। पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि ये दोनों बस लड़ने झगड़ने का ड्रामा करती हैं, ताकि रसोई से लेकर घर के बाकी सारे कामों में इन्हें छुटकारा मिल सके और अपने झगड़े का बहाना देकर ये दोनों काम से बच सके। फिर भी अब पूरी तरह समझ जाती हैं कि दोनों बहनें बस नाटक के तौर पर लड़ती रहती हैं। फिर अगली बार, बहुत दिन हो गए हैं, आंगन की सफाई हुई ही नहीं है। रिया और सिया, आज मुझे बाजार जाना है, तो तुम दोनों आंगन और छत की सफाई कर लेना। अरे नहीं नहीं, मेरा दिमाग घूम गया है। मैं इस बेकार औरत के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। फिर चाहे ऊपर से भगवान भी आकर क्यों ना कह दे। हाँ, तो मैं भी तेरे साथ कोई काम नहीं करने वाली और मैं बाहर जा रही हूँ। बस बहुत हुआ तेरा नाटक। हाँ, तो मैं भी बाहर जा रही हूँ। रुक जाओ। इतने दिनों तक मैंने तुम दोनों की इस नौटंकी को लेकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। तुम दोनों ने तो हद ही पार कर दी। और तुम्हें क्या लगा कि नाटक कर करके काम से बचती रहोगी और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा? क्या? ये आप क्या बोल रही हो भाभी? हाँ भाभी, मैं भी आपकी बात समझ नहीं पाई। तुम दोनों ज्यादा भोली मत बनो। वैसे मानना पड़ेगा, दोनों एक्टिंग काफी अच्छी कर लेती हो। देखो, मुझे तुम दोनों के बारे में सब पता चल चुका है। हमारे सामने तो बहुत लड़ती हो और पीठ पीछे एक दूसरे के साथ प्यार से रहती हो, पर अगर दोनों को साथ में काम नहीं करना, तो फिर एक आंगन की सफाई करेगी तो दूसरी छत की सफाई करेगी। और अगर फिर भी तुम दोनों को दिक्कत है, तो मैं अभी के अभी जाकर माँ जी को तुम दोनों का सारा सच बता दूंगी, जो तुम दोनों को बहुत महंगा पड़ सकता है। तो बताओ, क्या करना है अब? सॉरी भाभी, हमसे गलती हो गई। हम दोबारा से ऐसा कोई नाटक नहीं करेंगे। हाँ भाभी, हमें माफ कर दो, लेकिन प्लीज माँ जी को हमारे नाटक के बारे में कुछ भी मत बताना, वरना वो तो हमें घर से निकाल देगी। ऊपर से हमारे पति हमसे नाराज हो जाएंगे, वो अलग। ना बाबा ना, हम वादा करते हैं कि अब से चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सारे काम हम एक साथ ही करेंगे, वो भी बिना किसी नाटक के। तो ठीक है, अब काम पे लग जाओ।
इस तरह से सुरभि उन दोनों को माफ कर देती है और उन्हें सुधरने का एक और मौका देती है, जिसके बाद वो दोनों साथ में काम करती है और खुशी से रहती है। रात के 2:30 बजे पूरा घर सोया हुआ होता है, लेकिन संजना की आंखों में नींद का नामो निशान होता ही नहीं। बाहर ठंडी हवा ऐसे चल रही होती है जैसे जानबूझकर घर की दीवारों से टकरा टकरा कर अंदर घुस रही हो। खिड़की के पास से ठंड सीटी की तरह आवाज कर रही होती है और संजना रजाई में पूरी तरह घुसी हुई होती है। हे भगवान, ये कैसी ठंड है! ना पूरी ओढ़ो तो चैन, ना हटाओ तो चैन। नींद भी अब सोच समझ कर आती है क्या? नहीं नहीं संजना, अभी सोना नहीं है। विहान के जाने के बाद आराम से सो जाना। तभी विहान जल्दी से तैयार होकर आता है। इतनी ठंड में भी जाना जरूरी है क्या? हर रात तुम यूं ही निकल जाते हो और पूरी रात ये ठंड और ये सन्नाटा सब मुझे काटने को दौड़ता है। ऊपर से बार बार दरवाजा खोलो और जल्दी उठो। अब नाइट शिफ्ट है संजना। मैं भी ठंड में मजे करने नहीं जा रहा, और अगर मैं घर में ही बैठ गया तो ये घर कौन चलाएगा? तुम्हें कम से कम नींद तो मिलती है, लेकिन मुझे तो रात भर यही लगता है कि कहीं दरवाजा खुला रह गया हो तो कहीं पानी जम गया हो, कहीं सांस फूट ना जाए। और तुम भी इतने लेट हो जाते हो और तब तक मुझे जगे रहना पड़ता है। सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है। ठंड में जितनी नींद मिल जाए उतनी कम लगती है, और मेरी नींद पूरी हो ही नहीं रही। तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। ठंड दिमाग में घुस गई है तुम्हारे। अरे अब ठंड की वजह से कोई काम छोड़कर घर में बैठेगा क्या? अरे जब ठंड हाथों में सुई की तरह चुभ रही हो तब मैं क्या करूं? सोचना बंद कर दूं क्या? अच्छा बाबा ठीक है, अब तो मैं जा रहा हूं ना, तो तुम आराम से सो जाना। अब चलो, पहले दरवाजा बंद कर लो। विहान दरवाजा खोलता है और बाहर की बर्फीली हवा से संजना कांपने लगती है। हाय राम, सत्यानाश हो इस खून जमाने वाली ठंड का। बस जल्दी से यह दरवाजा बंद कर देती हूँ, वरना ठंड सीधे अंदर आ जाएगी। फिर दरवाजा बंद करके संजना आराम से सो जाती है, और सुबह के 6 बजे ही संजना की सास उसे चिल्ला चिल्ला कर उठाने लगती है। अरे संजना बहू, जरा मेरे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना दे। माँ जी, थोड़ी देर बाद में बना देती हूँ ना, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। प्लीज थोड़ा और सोने दीजिए ना। अपनी इस बेचारी बहू पर थोड़ा तो रहम कीजिए। अरे क्या तू भी बहू, सुबह हो गई है, थोड़ी तो फुर्ती दिखा। और तू एक ही नहीं है जिसे इतनी ठंड लगती है, सबको ठंड लगती है। चल, पानी भी गर्म हो गया है, जाकर नहा ले पहले, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। प्लीज माँ जी। देख बहू, मुझे ऐसे फालतू में बहस करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। अरे काम तो करना ही है ना, तो अभी कर या बाद में कर, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब चल, जल्दी से उठ जा। इतना बोलकर कमला वहां से चली जाती है और संजना कांपते हुए अपने कंबल से बाहर निकलती है। जाओ तो कहाँ जाओ, नींद के लिए भी अब घर बदलना पड़ेगा क्या? जैसे तैसे संजना उठ जाती है। 10 बज जाते हैं, लेकिन धूप अभी तक आई नहीं होती है, और रसोई में तो ठंड और भी ज्यादा होती है। नल से गिरता पानी बर्फ जैसा होता है, और संजना जैसे ही हाथ डालती है वो तुरंत बाहर निकाल लेती है। हे भगवान, मेरे हाथ तो सीधे सुन पड़ गए हैं। पानी है या बर्फ की सिली? तभी वहां पर कमला आती है और संजना को सुस्ती में काम करते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे इतना क्या नाटक कर रही है, पानी ही तो है। क्या अब भी माँ जी, रात भर मेरी नींद पूरी ही नहीं हुई, ऊपर से ये ठंडा पानी। नींद? अरे शादी के बाद नींद आराम से नहीं आती, आदत डाल लो। और वैसे भी घर में इतना काम होता है, तो जल्दी से वो सारे काम खत्म करो और फिर आराम से सो जाना। थोड़ी ना तुझे कोई रोक रहा है। आदत, हर बात की आदत। ठंड की आदत, तानों की आदत, बिना नींद की आदत। और काम खत्म ही कहाँ होते हैं जो मैं आराम से सो जाऊं। यहाँ तो एक काम खत्म होता है
कि तभी दूसरा आ जाता है। नींद हराम पड़ी हुई है मेरी। अरे हमारे जमाने में तो ठंड में भी सुबह 4 बजे उठते थे और सारे काम निपटा लेते थे। हाँ हाँ, इसे देख के तो लग ही रहा है। एक तेरा पति है जो नाइट शिफ्ट करता है और एक तू है जो सुबह होते ही ठंड का रोना रोने लगती है। संजना कमला को कुछ भी नहीं कहती और वो अपने काम में लग जाती है। पहले ही ठंड की मार से संजना परेशान थी और अब तो उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। फिर रात के समय, ध्यान रखना बहू, रात में पानी जम जाता है, ढंग से सब देख लेना और बिहान के जाने के बाद ही सोना। कहीं तेरी आंख लग गई तो दरवाजा खिड़की खुला छोड़ देगी तू। और ठंड के दिनों में तो बहुत चोरियां भी होती है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। दिन में भी काम और रात में भी काम। ठंड में शरीर जवाब दे जाता है। अगर तू इसी बात का राग अलापती रही तो अपनी घर गृहस्थी कैसे संभाल पाएगी? निगोड़ी कही की। अब संजना चुप हो जाती है और ठंडी हवाएं उसके चेहरे को काटने लगती हैं। संजना की नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं होती, इसीलिए वो परेशान होकर अपने मायके चली जाती है और मायके की रजाई में घुसते ही वो राहत की सांस लेती है। चलो, कम से कम यहाँ तो नींद आएगी। और अब मुझे समझ आया कि लड़कियां मायके जाने के लिए क्यों इतना तरसती हैं। ससुराल में तो नींद भी दुश्वार है, ऊपर से ठंड में ठंडे पानी से काम करो। भाई मायका ही मुझे प्यारा है। अच्छा सुनो ना माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं सोने वाली हूँ। हाँ, उठाना मत मुझे। जब मैं खुद से उठूंगी तभी मेरी नींद पूरी हो जाएगी। संजना आराम से सोने लगती है कि तभी अचानक से बच्चे की रोने की आवाजें आने लगती हैं, जिस कारण उसकी नींद टूट जाती है। कितना शोर हो रहा है। माँ, भाभी, बाबू को चुप करवाओ ना, मैं सो रही थी। अरे बच्चा है वो, रोएगा ही ना। तेरी भाभी बाबू को चुप करवा रही है और मुझे जरा बाहर जाना है। एक काम कर, तू सबके लिए खाना बना दे। अरे क्या माँ, आप भी, मैं मायके आई हूँ और हर रोज थोड़ी ना आती हूँ मैं यहाँ पर, तो थोड़ा तो आराम करने दो ना मुझे। अरे मायके आई है तो क्या हुआ, हाथ पे हाथ रख कर बैठी रहेगी क्या? दिख नहीं रहा क्या तुझे? सभी लोग काम में लगे हुए हैं और तू है कि आराम से पैर पसार कर सो रही है। चल काम कर। कितनी ठंड है यहाँ पर माँ, थोड़ा मेरे बारे में भी तो सोचिए ना। देख बेटा, बहू को अभी अभी बच्चा हुआ है और अगर उसे ठंड लग गई ना तो बच्चे को भी ठंड लग सकती है, इसीलिए तुझे बोल रही हूँ। अब हर रोज थोड़ी ना तू मायके आती है, और अब जब तू आई है तो हमारी भी थोड़ी मदद कर देना। मुंह बनाकर संजना रसोई में चली जाती है। शादी के बाद ससुराल में आराम नहीं मिलता, ये बात तो मुझे समझ आ गई, पर अब तो यहाँ मुझे मायके में भी राहत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ससुराल, मायका और ये जालिम ठंड तीनों भी मेरी नींद की परीक्षा ले रहे हैं। 2 दिनों तक संजना अपने मायके में रुकती है, लेकिन मायके में शोर की वजह से संजना को ठीक से 2 घंटे की भी नींद नहीं मिल पाती और काम भी पहले से ज्यादा हो जाता है। अच्छी खासी ससुराल में थी मैं, मुझे वही रहना चाहिए था। यहाँ तो मेरा हाल और भी बुरा होता जा रहा है। फिर संजना अपनी माँ को बिना बाय बोले ही सामान बांधकर वापस अपने ससुराल आ जाती है। अरे, तू तो ये कहकर गई थी ना कि तू वहां पर 1 महीने तक रुकेगी, लेकिन तू तो यहाँ 2 दिनों में ही आ गई। दरअसल माँ जी, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी और मेरा वहाँ मन भी नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा सुन बहू, बिहान रात में 1 बजे के बाद ही जाता है, तो अब ना एक काम करियो, उसके लिए अलग से रात के 1 बजे ताज़ा और गर्म खाना बना दियो। पर माँ जी, जो खाना हमारे लिए बनता है वही खाना वो क्यों नहीं लेकर जा सकता? वो भी तो ताज़ा ही होता है ना। हाँ, ताज़ा तो होता है पर गर्म नहीं होता, और ठंड में ऐसा खाना खाया भी नहीं जाता। और बिहान बेचारा तो रात में इतना काम करता है
और ऐसे में अगर तू दोबारा खाना बनाएगी तो उसे भी अच्छा लगेगा ना। हे भगवान, इस बुढ़िया ने तो मेरा और काम बढ़ा दिया। अब संजना दिन में काम खत्म करती है और रात में भी उसे दो दो बार खाना बनाना पड़ता है, जिस वजह से संजना काफी थक जाती है। मैं बहुत थक गई हूँ विहान, इस ठंड से, काम से और नींद से। माँ जी ने तो मेरा काम कितना बढ़ा दिया है। जब तुम ऑफिस के लिए निकलते हो तो मुझे तुम्हारे लिए गरम खाना बनाना पड़ता है। अरे कोई बात नहीं संजना, तुम सो जाया करो। नहीं ना, सोई तो नहीं सकती मैं, वरना माँ जी गुस्से में गरम तवे की तरह तपने लग जाएगी। अरे सच में बाबा, तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे भी पता है कि ठंड है और मैं नहीं सो पा रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मेरे लिए परेशान रहो। तुम जल्दी सो जाया करो। और रही बात खाने की, तो मैं बाहर से खा लूंगा। और रही बात घर की सेफ्टी की, तो मैं गुड़िया को बोल दूंगा, वो ताला लगा देगी। विहान का इतना बोलने के बाद अब संजना आराम से रात में जल्दी सो जाती है। ऐसे 2 दिनों तक चलता है और ये सब देखकर कमला को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये सब क्या है बहू? अरे मेरा बेचारा बेटा रात में नौकरी करता है, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गई है और तुझे अपनी नींद से फुर्सत ही नहीं मिलती। पर माँ जी, विहान ने ही मुझसे कहा था कि मैं रात में जल्दी सो सकती हूँ, वो खाना बाहर से खा लेगा। अरे उसने कहा और तूने मान भी लिया। तुझे खुद नहीं दिखता क्या? तू अपने पति का खान पान भी नहीं देख सकती क्या? हे भगवान, पता नहीं कैसी बहू मिली है मुझे। अपनी नींद पूरी करने के लिए पति को भूखे पेट काम पर भेज रही है। कमला की ये बातें सुनकर संजना को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? बार बार आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मुझे इस तरह परेशान देखकर आपको अच्छा लग रहा है क्या? बार बार काम करके और ठंड की वजह से संजना वापस अपने मायके चली जाती है। अच्छा हुआ जो तू आ गई बेटा। तेरी भाभी मायके गई है और यहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं और सारे बर्तन गंदे भी पड़े हैं, तो उसे धोकर चाय बना दे सबके लिए। ये सब क्या चल रहा है माँ? कौन से लेबर? दरअसल बेटा, घर में रिनोवेशन का काम हो रहा है और बहू भी नहीं है। अब बाबू को इस माहौल में तो नहीं रख सकते ना, इसीलिए वो मायके चली गई है। चल बेटा, थोड़ा जल्दी कर। हाँ, चाय नहीं मिली तो काम शुरू नहीं होगा। फिर संजना जल्दी से चाय बनाती है और रात के समय सब खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह तक संजना सो ही रही होती है कि तभी घंटा गाड़ी की आवाज से संजना की नींद टूट जाती है। ये कैसी आवाज है माँ? ये तो कूड़े वाले की गाड़ी आई है। और अच्छा हुआ जो तू जाग गई। अब जा, कूड़ा फेंक कर आ जा, वरना वो चली जाएगी। लेकिन ये गाड़ी कब से आने लगी माँ? 2 हफ्ते ही हो गए हैं बेटा। अब बातें ही करती रहेगी या जाएगी भी? और थोड़ी ही देर में लेबर भी आ जाएंगे, तो नहा धोकर तैयार हो जा। हे भगवान, यहाँ भी ठंड, शोर और नींद गायब। मेरे तो भागे फूटे हैं। संजना का काम और बढ़ जाता है और ये सब करके रात के समय संजना सो ही रही होती है। तभी वहां पर सरोज आती है। अरे संजना बेटा, जरा छत से कपड़े लेकर आओ ना। क्या कहीं चैन मिलेगा मुझे? यहाँ भी आपने मुझे 2 मिनट का आराम नहीं लेने दिया है। अरे आपकी बेटी मायके आई है, लेकिन आप हो कि अपनी बेटी से ही काम करवा रही हो। हाँ तो क्या हुआ बेटा, अब इतना सारा काम है और अपने ही घर का काम है ना, और रिनोवेशन चल रहा है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे आपकी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती तो मेरी ही है। मुझे नींद लेने के लिए मायके या ससुराल में जाना ही नहीं चाहिए, बल्कि किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर पूरी तरह से शांति हो, और फिर वहां पर कितनी भी ठंड क्यों ना हो, लेकिन मैं रजाई से बाहर निकलूं ही ना और अपनी नींद आराम से पूरी करूं। देख बेटा, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम होता है। और अगर तुझे इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तू संन्यास ले लेना, वहां पर तुझे कोई कुछ भी नहीं कहेगा।
इतना सा काम किया नहीं कि नखरे दिखा रही है। देख बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तेरे लिए नींद मिलना कितना जरूरी है, लेकिन अगर तू अपने सारे कामों को ठीक से करेगी तो अपनी नींद के लिए भी तो समय निकाल पाएगी। और ऐसा तो नहीं है ना कि दिन के 24 घंटे तू बस काम पे काम ही करती रहती है। जरा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल और बदलाव को अपना। अगर हर चीज में दिक्कत ढूंढती रहेगी तो तेरा हमेशा यही हाल रहेगा। लेकिन अगर तू खुशी से रहेगी तब तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। शायद आप सही कह रही हो माँ। अब संजना जीवन जीने का तरीका और नजरिया बदल देती है और अपना जीवन खुशी से जीने लगती है। स्वाति अपनी सास विशाखा, पति अर्जुन और देवर मनीष के साथ रहती है। अर्जुन और मनीष दोनों भाई एक ही ऑफिस में काम किया करते हैं, लेकिन वो अपने ऑफिस और वहाँ के काम से काफी परेशान हो चुके होते हैं। क्यों रे कलमुहे, कभी तो ऑफिस के आने के बाद अपनी बीवी से ठीक से बात तो कर लिया कर। जब देखो तब तुम दोनों की शक्लों पर 12 बजे हुए होते हैं। अरे तुम वहां पर काम ही करने जाते हो ना, या फिर अपना दिन खराब करने जाते हो? सॉरी जान, मेरा मतलब स्वाति, मैं तुमसे वैसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन इट्स ओके अर्जुन, मैं समझ सकती हूँ। ऑफिस के काम की थकान के कारण थोड़ी बहुत चिड़चिड़ हो ही जाती है। वो तो है, मनीष से ही पूछ लो कि हमारे ऑफिस में कितना सारा काम चल रहा है। हर रोज ओवर टाइम करना पड़ रहा है। हमें तो वहां पर रेगुलर वर्क से भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। ना कोई तारीफ ना ही कोई प्रमोशन। एग्जैक्टली, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें हमारी मेहनत का फल मिल ही नहीं रहा। एक तो इतना काम कर लिया है और अब शरीर को आराम की जरूरत है, लेकिन हमारी वो खड़ूस मोटी बॉस, वो हमें छुट्टी भी नहीं देती। कहती है कि एक दिन का डेंट पड़ जाएगा। अरे इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि तुम दोनों को एक बिजनेस कर लो, उसमें ही भलाई है। अभी स्वाति को ही देख लो, इसका कोई पार्लर नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पास घर बैठे बैठे हर रोज कोई ना कोई तो आता ही रहता है, जो मेकअप, आईब्रोज, पेडिक्योर कुछ ना कुछ तो करा के ही जाता है। अरे ये तो रोजाना 200 से 300 आराम से कमा लेती है। अरे क्या माँ, आप भी, बिजनेस करना कोई हलवा नहीं है। खैर, मनीष और मैंने तय किया है कि अब तो हम दोनों झूठ बोलकर ही छुट्टी लेंगे। क्या? हाँ माँ, हम बॉस से कह देंगे कि हम दोनों को अचानक से गांव जाना पड़ रहा है। गांव में जमीन से जुड़ा कोई जरूरी काम आ गया है, इसलिए हमें वहां पर मौजूद रहना बहुत जरूरी है। लेकिन झूठ बोलना सही रहेगा क्या? बिल्कुल सही रहेगा भाभी। अगर हमारी वो नक्चड़ी बॉस हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रही तो हम उसके बारे में क्यों सोचे? घर पर ही मस्त 3 से 4 दिन आराम करेंगे और इमरजेंसी के चलते वो हमें छुट्टी देने से मना भी नहीं कर पाएगी। ठीक है फिर, अगर तुम दोनों को यही सही लगता है तो यही सही। अपनी बॉस रोमा से झूठ बोलकर मनीष और अर्जुन दोनों छुट्टी लेकर घर पर आराम करने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब रोमा उन दोनों के घर के पास से गुजर रही होती है, तभी उफ वो प्रेमलाल, इस गाड़ी को क्या हो गया और ये कब तक ठीक हो जाएगी? मैडम जी, यहाँ आसपास तो कोई गैराज भी नहीं है। मुझे मैकेनिक को ही बुलाना होगा और इस गाड़ी को ठीक होने में कम से कम 4 से 5 घंटे तो लग ही जाएंगे। एक काम कीजिए, आप कैब करके चली जाइए, फिर मैं गाड़ी लेकर घर पर ही आ जाऊंगा। अरे क्या तुम भी प्रेमलाल, अपनी ही कार होते हुए मैं कैब का खर्चा क्यों करूं भला? मैं यहीं पर रुकूंगी। वैसे भी मुझे आज घर जाकर कोई काम नहीं है। फालतू के 500 रुपये खर्च हो जाएंगे मेरे। हे भगवान, मैडम जी तो कितनी अमीर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कितनी कंजूस है। क्या कहा तुमने? जरा जोर से बोलो तो। अरे नहीं मैडम, कुछ भी तो नहीं। देखो प्रेमलाल, तुम ये गाड़ी ठीक करवा लो। मेरे 2 एम्प्लॉयज यहीं पर रहते हैं, उनका घर यही पास ही में है, तो मैं वहां जाकर रुकती हूँ। फिर गाड़ी ठीक होने के बाद तुम मुझे कॉल कर देना। ठीक है मैडम जी। फिर रोमा अचानक से मनीष और अर्जुन के घर पहुंच जाती हैं और उसे वहां पर देखकर विशाखा और स्वाति दोनों हैरान रह जाती हैं।
मैडम जी, आप यहाँ पर? आई एम रियली सॉरी। वो दरअसल हुआ यूँ। फिर रोमा स्वाति को सारी बातें बताती हैं। हे भगवान! कोई बात नहीं मैडम, आप यहाँ पर रुक सकती हो। ये आपका ही तो घर है। क्यों माँ जी? हाँ हाँ बिल्कुल। और मनीष और अर्जुन गांव ठीक से पहुँच तो गए ना? हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम अच्छे से पहुँच गए वो दोनों। वैसे आप क्या खाओगी? मैंने आज सुबह पराठे बनाए थे और उसका मसाला अब भी थोड़ा बाकी है, तो मैं मस्त मक्खन मारकर पराठे लाती हूँ आपके लिए, और साथ में गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय भी लेकर आती हूँ। तब तक आप यहीं पर बैठिए। ओफो स्वाति, उससे पहले तुम मुझे अपना घर तो दिखाओ। चलो, मुझे तो तुम्हारा घर बहुत ही अच्छा लग रहा है। माना कि थोड़ा छोटा है, लेकिन ये तो बहुत ही क्यूट लग रहा है। हे भगवान! अंदर वाले कमरे में तो अर्जुन और देवर जी हैं। अगर ये रोमा मैडम अंदर चली गई तब तो मुसीबत हो जाएगी और उन दोनों का झूठ पकड़ा जाएगा। अरे क्या हुआ स्वाति? किन ख्यालों में खो गई तुम? अरे नहीं नहीं, आप भी ना मैडम जी। हाउस टूर तो होता ही रहेगा, लेकिन आप यहीं पर रुकिए। मैं सबसे पहले आपके लिए खाने की व्यवस्था करती हूँ। तब तक माची और आप गप्पे मारिए। मैं अभी आती हूँ। फिर खा पी कर आराम से आपको घर दिखाती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो गप्पे मारने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, हम यहीं पर बैठकर गप्पे मारते हैं। खुश ना? हाँ, बहुत खुश। फिर स्वाति फौरन अंदर वाले कमरे में जाकर वहां का दरवाजा बंद कर देती है। अर्जुन और मनीष के तो पसीने छूट रहे होते हैं और घर में पूरी तरह परेशानी का माहौल हो जाता है। अब क्या करे स्वाति? ये बेवकूफ औरत यहाँ पर कैसे टपक पड़ी? उसकी गाड़ी हमारे ही इलाके में खराब हो गई, जिसके चलते उसे यहाँ पर आना पड़ा। आ जाकर इसकी गाड़ी यही हमारे ही इलाके में खराब होनी थी क्या? कुछ कीजिए ना भाभी, हम दोनों का दिमाग तो बंद पड़ चुका है। अगर वो उठकर घर में घूमने लगे तो हम दोनों तो पकड़े जाएंगे, और हम तो यहाँ से कहीं भाग भी नहीं सकते। तुम दोनों चिंता मत करो, अभी 5 मिनट में ही मैं तुम दोनों को साड़ी पहना देती हूँ और साथ में तुम दोनों का मस्त मेकअप भी कर देती हूँ, जिससे तुम दोनों आदमी से औरत बन जाओगी। और आपको पता है, मेरे पास तो विग भी है, वो भी एकदम अच्छे क्वालिटी वाला। ये तुम क्या कह रही हो स्वाति? अब हम दोनों औरत बनेंगी, और तो और हमें साड़ी भी पहननी होगी। हाँ तो और कोई ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास? लेकिन तुम चिंता मत करो, मेकअप करके किसी को भी रेडी करना तो मेरे पाई हाथ का खेल है। अब चलो, ज्यादा सोचने समझने का हमारे पास कोई समय नहीं है। जल्दी से तैयार कर देती हूँ तुम दोनों को। ये भगवान, ये क्या दिन देखना पड़ रहा है। फिर स्वाति फटाफट उन दोनों को साड़ी पहनाकर वो उन्हें औरत की तरह रेडी कर देती हैं और वो उन दोनों को हॉल में लेकर आती हैं। अरे, ये दोनों कौन हैं? ये दोनों मेरी देवरानियां हैं, लज्जो और सुंदरी। ये दोनों अर्जुन और देवर जी के गांव में रह रहे चचेरे भाइयों की बीवियां हैं। गांव में घर का काम चल रहा है ना, और जमीन का भी कुछ काम है वहां पर, इसलिए वहां पर इतनी जगह नहीं थी। इसलिए ये दोनों अगले 3-4 दिनों के लिए यहीं पर रहेगी। अच्छा, वैसे ये दोनों तो एकदम सुंदर लग रही है। साड़ियाँ भी बहुत अच्छी पहनी है इन्होंने। हेलो सुंदरी। हेलो लज्जो। नमस्ते मैडम। राम राम। अरे बैठो ना तुम दोनों। नहीं मैडम, हम दोनों को ना अंदर बहुत काम है, इसलिए हम रसोई घर में जाते हैं। क्यों रे सुंदरी? हाँ भैया, मेरा मतलब हाँ दीदी, चलिए ना। अरे तुम दोनों बैठो तो मुझे गांव के बारे में बताओ। काम धाम तो होता ही रहेगा, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो जरा। अरे नहीं नहीं, ये दोनों थोड़ी शर्मीली सी हैं, इसीलिए ये ज्यादा बातचीत नहीं करती। इन्हें मैं और माँ जी कितना मना करते हैं, लेकिन इन्हें तो बस काम करना ही पसंद है। गांव के लोग जो ठहरे। अच्छा, फिर ठीक है। मनीष आगे जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से साड़ी में उसका पैर आकर वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। अरे नहीं! अरे संभाल कर सुंदरी। अरे सुंदरी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे लेकिन तुम्हारी आवाज अभी गिरने पर एकदम मर्दों जैसी लग रही थी। ये अचानक से मर्दानी आवाज कैसी आई? वो दरअसल सुंदरी का गला बैठा हुआ है ना, इसीलिए ये दिन रात गर्म पानी पी रही है और इसी वजह से नीचे गिरने पर इसका आवाज ऐसा निकला। हाँ मैडम, यही बात है। अच्छा, ध्यान रखना हो सुंदरी। मनीष और अर्जुन दोनों रसोई में चले जाते हैं। अरे तुम दोनों क्या कर रहे थे? ठीक से एक्टिंग भी नहीं करनी आती क्या तुम दोनों को? सॉरी भाभी, सॉरी भाई। चल कोई बात नहीं, लेकिन अब बाहर जाने के बाद ध्यान रखना। तभी वहां पर अचानक से रोमा टपक जाती है। अरे मैडम, आप यहाँ पर? हाँ स्वाति, वो मुझे जरा वॉशरूम जाना था, लेकिन अभी मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने अभी अभी अर्जुन और मनीष की आवाज सुनी। क्या? नहीं नहीं, आपको जरूर वहम हुआ होगा मैडम, क्योंकि वो दोनों तो यहाँ पर नहीं है ना। हाँ, वो तो है। मैं भी ना शायद बूढ़ा रही हूँ, इसीलिए आजकल मुझे बहुत वहम होते हैं। चलो लज्जो, तुम मुझे वॉशरूम का रास्ता दिखा दो। आगे से लेफ्ट जाना है या राइट जाना है? ओफो मैडम, आप तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे हमारा घर कोई बहुत बड़ा बंगला हो। आगे से राइट लेकर ही वॉशरूम है, आप चली जाइए। ओके स्वाति, थैंक यू। बाल बाल बचे, अब हमें आपस में भी औरतों की आवाज में ही बात करनी होगी। फिर थोड़ी देर बाद में, अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो उन दोनों से भी बात कर लेती हूँ। अभी अर्जुन को कॉल करती हूँ मैं। क्या? नहीं नहीं, दरअसल मैडम। रोमा अर्जुन को कॉल करती है और उसका फोन वहीं पर बजता है और सबके सब डर जाते हैं। अरे, ये फोन तो यही बज रहा है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अर्जुन तो गांव में है ना? हाँ मैडम, वो गांव में ही है। दरअसल गांव जाते समय वो काफी जल्दबाजी में था और इस वजह से दोनों भाइयों का फोन यहीं पर छूट गया। क्या? अरे इतनी भी क्या जल्दबाजी थी उन्हें कि वो दोनों अपना फोन घर पर ही भूल गए? बड़ी अजीब बात है। अब क्या ही बोले, दोनों के दोनों गधे हैं। खैर, कोई और नंबर तो होगा ही ना। ये सुंदरी और लज्जत तो वहीं पर रहती है ना, तो उनके पति तो वहीं पर होंगे। तो मेरी बात कराओ ना अर्जुन और मनीष से। वो दरअसल लज्जो के पति का कॉल आया था, यानी मेरे तेवर जी का, और उन्होंने कहा है कि वो सब आज दिन भर व्यस्त रहेंगे और सीधे रात में ही बात कर पाएंगे। इसलिए हम भी रात का ही इंतजार कर रहे हैं। हे भगवान, अजीब सा ड्रामा चल रहा है। खैर, कोई बात नहीं, चलो पराठे खिला दो मुझे। अब तक बने या नहीं? हाँ हाँ, बन गए हैं, अभी परोसती हूँ मैं। बस ठंडी ठंडी दही कटोरी में डालनी बाकी है, अभी आई मैं लेकर। स्वाति रोमा को पराठे और चाय परोसती है, जिसे वो दबाकर खाती हैं। मोटी भैंस कही कि देखो तो जरा, खुद कैसे मजे से ठूस रही है और यहाँ पर हमारी छुट्टी की बैंड बजा रही है। अरे चुप रहो, वरना बैंड नहीं, बैंड बाजा बारात हो जाएगा। ना जाने कब जाएगी ये यहाँ से, या इस बकासुर का आज यहीं पर रहने का इरादा है। भाभी, मेरी साड़ी ढीली हो रही है, मानो एकदम जैसे छूटने ही वाली हो। कोई बात नहीं, तुम जल्दी से अंदर चले जाओ, मैं माँ जी को भिजवा देती हूँ। फिर थोड़ी ही देर बाद जब रोमा जा रही होती है, तभी अचानक से अर्जुन का वेग गिर जाता है और रोमा के सामने सारा सच आ जाता है। और ये क्या? इसका मतलब कब से ये सब नाटक ही चल रहा था। तुम दोनों गांव गए ही नहीं, बल्कि यही रहकर ये फालतू का नाटक कर रहे हो। सॉरी मैम, लेकिन हम भी मजबूर थे। हमें भी आपसे झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है, लेकिन आप तो हमें छुट्टी दे ही नहीं रही थी। हाँ मैम, हमें काम करना बहुत पसंद है और हम दिल से चाहते हैं कि हमारी कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो, लेकिन हम आखिरकार इंसान ही है ना, रोबोट थोड़ी ना है। हम भी थक जाते हैं, हमारी भी पर्सनल लाइफ है। लेकिन नहीं, आप हमें समझती ही नहीं मैम। जब जब आपने हमें ओवर टाइम करने के लिए कहा, हमने वो किया है। छुट्टी के दिन भी हमने कई बार आधा दिन काम किया है, इमरजेंसी में हर एक चीज़ की है। लेकिन फिर भी आप हमारी पगार बढ़ाती ही नहीं हो, ना ही हमें कोई प्रमोशन मिलता है।
और अगर आप चाहती हो कि आपकी कंपनी की ग्रोथ हो, तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो है तब भी आपकी कंपनी है। देखिए मैम, जानता हूँ कि आपको हमारी ये बातें चुभ रही होंगी, लेकिन यही सच्चाई है। माफ़ कीजिएगा, हमने आपसे अभी झूठ कहा, लेकिन हमारा इस गलती के पीछे का कारण गलत नहीं था। हमें तो बस 3-4 दिनों का आराम चाहिए था और परिवार के साथ थोड़ा वक्त चाहते थे, और कुछ भी नहीं मैम। मनीष और अर्जुन की बातें सुनकर रोमा को काफी बुरा लगता है। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। लालच के चक्कर में आकर मैं तुम सबके बारे में सोच ही नहीं पाई, जबकि तुम सबके होने के कारण ही मेरी कंपनी है। लेकिन अब से मैं अपने हर एक एम्प्लॉय के बारे में सोचूंगी, और चाहे कुछ भी हो जाए, सबको उनके हक की छुट्टी जरूर मिलेगी, और वक्त आने पर इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी मिलेगा। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है। फिर उस दिन के बाद से मनीष और अर्जुन जब भी ऑफिस से घर लौटते, तो वो दोनों एकदम खुशी से लौटते।